अब ये क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया था। ये जो आंसर आया है log t प्लस 1 माइनस log t। अब ये t की पावर 2 ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो उसमें इंटीग्रेशन का सबसे पहले वाला फार्मूला x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो -2 प्लस 1 और -2 प्लस 1, तो ये -1 अपॉन t आएगा प्लस c। अब ये आंसर तो आ गया, लेकिन हमने t किसको माना था यहाँ पे, e की पावर x माइनस 1 को। तो जहाँ जहाँ t लिखा हुआ है वहाँ e की पावर x माइनस 1 लिख देंगे। लॉग यहाँ पर t लिखा है वहाँ e की पावर x माइनस 1, यहाँ प्लस 1 लिखा है, माइनस लॉग t की जगह e की पावर x माइनस 1 अपॉन t जो लिखा हुआ है उसकी जगह e की पावर x माइनस 1 और प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, यहाँ 1 1 कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया log e की पावर x माइनस log e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 प्लस c। ये यहाँ तक इसका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पूरा सॉल्व करके जहाँ जहाँ t लिखा हुआ है वो जिसको माना था t की जगह e की पावर x माइनस 1 रख देंगे। सॉल्व पूरा इस तरीके से करना है जैसे पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व किया था। जहाँ पे t लिखा हुआ है बस वहाँ पे e की पावर x माइनस 1 रख देंगे, बस जो आ जाएगा फंक्शन उसी में लिख देंगे। इसको और भी सॉल्व करके लिखा जा सकता है। अब यहाँ 0 दिख रहा है, log m माइनस log n जैसा फार्मूला लगता हुआ दिख रहा है। log m माइनस log n का पहले लिखा दिया था log m अपॉन n, कहाँ लिखा हुआ है log वाले फार्मूले में log m माइनस log n का log m अपॉन n लिखा हुआ है। तो इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं, log e पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1। ये पॉजिटिव रहता है, इसको मोड में भी लिख सकते हैं, log के अंदर जो भी है पॉजिटिव, log m माइनस log n का log m अपॉन n, ये इसमें आ जाएगी। बाकी ये ऐसे ही लिख देंगे -1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 प्लस c। बस, तो जहाँ t के टर्म में वो सॉल्व होके तो आएगा, लेकिन जब t की वैल्यू जो हमने मानी है e की पावर x माइनस 1, तो उसको उसकी जगह रखना पड़ेगा। पर जितना आ जाए उतना आंसर लिख सकते हैं। अगर लॉग के फार्मूले का यूज करना हो तो लॉग के फार्मूले का यूज कर दिया जाए, ना करना हो तो उतना ही ठीक है। वैसे ये पार्शियल फ्रैक्शन का काम यहाँ ख़त्म हो गया। पार्शियल फ्रैक्शन के तो फार्मूले सब लगने ही हैं, बस थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूशन लग जाता है उसमें ये देखना पड़ता है किसको क्या माना गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब आता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, खंडशः समाकलन जिसको हिंदी में बोल देते हैं। इसके बारे में बात करते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इसको बोलते हैं खंडशः समाकलन। इसको कैसे सॉल्व करना है, जैसे कोई भी दो फंक्शन दिए हों इंटीग्रेशन के अंदर, एक फंक्शन f1x हो, एक f2x हो dx। दो फंक्शन अगर दिए हैं, मान लीजिए पहला मान लिया जाए और ये दूसरा मान लिया जाए। f1x दिया होगा जो पॉलिनोमियल या कोई भी फंक्शन हो, और दूसरा f2x, दोनों x में फंक्शन होने चाहिए। तो इसका जो फार्मूला होता है उसमें फर्स्ट वाला बाहर करके इंटीग्रेशन सेकेंड का माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट का इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड का और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। इतना इसका फार्मूला है। फर्स्ट बाहर इंटीग्रेशन सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड और फिर पूरे का डी एक्स, ये लगा देंगे इसमें। अब इसमें ये देखा जाए जैसे कोई भी दो फंक्शन दिए हों तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में ये जरूरी रहता है, फार्मूला तो लर्न कर लिया मान लो f1x और f2x से, कि फर्स्ट बाहर इंटीग्रेशन सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड करके फिर पूरे का डी एक्स ले लेते हैं। ये फार्मूला ठीक है। अब इसमें यहाँ इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कौन से फंक्शन को फर्स्ट माना जाए और कौन से फंक्शन को सेकेंड माना जाए। वो मानने के लिए इलेट का नियम चलाते हैं, ILATE। अब इलेट वैसे अधिकतर लग जाता है, ज़रूरी नहीं है हर जगह इलेट का लग जाए।
लेकिन इलेट से थोड़ा आसानी हो जाती है इसको सॉल्व करने में। इलेट का मतलब क्या है अभी जान लें। आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इनवर्स फंक्शन दिए हों और एल का मतलब दिया है लॉगरिथमिक फंक्शन दिए हों। लॉग वाले फंक्शन दिए हों। आई में मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ए का मतलब है एलजेब्रिक फंक्शन दिए हों। एलजेब्रिक फंक्शन दिए हों RAIC एलजेब्रिक। और टी का मतलब है केवल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो। तो इसको ये ध्यान रखना है, इलेट का ये मतलब है इधर पे, इनमें से जो पहले आए उसको फर्स्ट मानेंगे, जो बाद में आए उसको सेकेंड मानेंगे। इलेट में आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इनवर्स फंक्शन मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन है। एल का मतलब लॉग वाले, ए मतलब एलजेब्रिक फंक्शन। एलजेब्रिक मतलब वही एक्स वाले, एक्स स्क्वायर एक्स क्यू जो दिया हो। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो इनवर्स में ना हो, सीधे साइन थीटा कॉस थीटा हो। आई में वो इनवर्स में दिया हो, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स। ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल हो, या ई की पावर एक्स हो, ए की पावर एक्स हो, इस टाइप से फंक्शन। तो इलेट को याद कर लें। तो इलेट के हिसाब से फर्स्ट सेकेंड मानेंगे, जो पहले आए इलेट के ऑर्डर में जो पहले आता है उसको फर्स्ट मानेंगे और जो बाद में आए उसको सेकेंड मानेंगे। कभी कभी ज़रूरी नहीं है इलेट से लगे, कभी कभी जो बाद में आए उसको पहला भी मानना पड़ता है, वो कुछ खास तरीके के इंटीग्रेशन में होता है, लेकिन अधिकतर इलेट से सॉल्व हो जाता है। अब इसके जब क्वेश्चन 8-10 लगाएंगे तब वो समझ में आ जाएगी। फार्मूला सब लोग इसको लर्न कर लेंगे। दो फंक्शन दिए होंगे f1x f2x, तो इसमें फर्स्ट बाहर इंटीग्रेशन सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन d/dx मतलब डिफरेंशिएशन फर्स्ट का इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड का और फिर पूरे का dx। ये फर्स्ट सेकेंड का फार्मूला है। फर्स्ट सेकेंड हमें इलेट के हिसाब से मान के चलना है और इलेट को दिखा दिया है इनवर्स, लॉग, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। तो इसको ध्यान रखें। इसको सॉल्व करने के लिए एक एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं जिससे आसानी से समझ में आए। तो कोई भी एग्जाम्पल इसका सॉल्व कर लिया जाए। कोई क्वेश्चन जैसे दिया हो कोई भी ले लो, जैसे इंटीग्रेशन, जैसे हमने कहा लॉग लिखा हुआ है, लॉग एक्स डी एक्स। अब कुछ लोग कहेंगे यहाँ एक ही फंक्शन दिख रहा है, तो इसमें ऐसा नहीं है। लॉग एक्स है, अगर इसको फर्स्ट माना है तो सेकेंड फंक्शन हमें कोई दिख नहीं रहा है इधर पे, तो यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा। अपने आप यहाँ 1 ले सकते हैं क्योंकि 1 के होने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा। तो जब एक ही फंक्शन दिख रहा हो तो 1 को सेकेंड ले लिया करो। लॉग का ऑर्डर रिलेट में देखा जाए कहाँ आ रहा था, इनवर्स का सबसे पहले आ रहा था, फिर लॉग का ऑर्डर आ रहा था। तो इनवर्स तो उस क्वेश्चन में कहीं दिया ही नहीं हुआ है, इनवर्स तो कहीं दिया ही नहीं है, लॉग दिया है। तो इलेट वाले ऑर्डर में मान लो एल पहले आ रहा है तो लॉग को फर्स्ट मान लेंगे, और कुछ दिया नहीं तो 1 को सेकेंड मान लेंगे। फर्स्ट सेकेंड का फार्मूला याद ही है, फर्स्ट बाहर, तो इसका मतलब लॉग एक्स को बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन सेकेंड, इसका मतलब 1 dx माइनस इंटीग्रेशन d/dx फर्स्ट माना था लॉग एक्स को, इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड फिर पूरे का dx। इतना इसमें ले लेते हैं। अब इसके बाद इसको देखेंगे, जो लॉग एक्स है ऐसे ही लिखा हुआ है, 1 dx इंटीग्रेशन dx का x होता है, d/dx लॉग एक्स का कितना होता है
log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x और dx इंटीग्रेशन उसका x और ये पूरे का dx। इंटीग्रेशन सॉल्व जैसे ही हो जाए तो कांस्टेंट जोड़ देते हैं +c। यहाँ ये इंटीग्रेशन जैसे ही सॉल्व हो गया है, यहाँ कोई कांस्टेंट +c जोड़ दें तो ये आ गया x log x लिखा ही हुआ है, x x ये कैंसिल, इंटीग्रेशन में बचा dx +c लिखा है तो x log x माइनस dx का इंटीग्रेशन फिर x हो जाएगा +c। x अगर कॉमन निकाल लिया जाए तो log x माइनस 1 +c, तो ये इसका आंसर आ जाएगा x log x माइनस x +c, या x कॉमन निकाल लें तो log x माइनस 1 +c। तो इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, एक तरीके का फार्मूला है। अगर इंटीग्रेशन log x dx कहीं लिखा हो और कोई बड़ा क्वेश्चन हो, डायरेक्ट वैल्यू रखनी हो, तो log x का इंटीग्रेशन कितना होता है तो फर्स्ट सेकेंड से पहले इतना सॉल्व करो फिर उसकी वैल्यू रखो। इसको डायरेक्ट भी लर्न कर लेना। log x का इंटीग्रेशन होता है x और ब्रैकेट में log x माइनस 1 +c, इसको याद रखेंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल का भी कोई एग्जाम्पल लिया जा सकता है, चाहे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या कोई दूसरा हो, उसको उसी तरीके से कर सकते हैं। लॉग में एक क्वेश्चन और इसका देख लेते हैं। ये तो फर्स्ट सेकेंड का इसमें हो गया है। लॉग का जैसे एक क्वेश्चन और दिया हो, जैसे एक क्वेश्चन ये दिया है इंटीग्रेशन लॉग मोड में लिखा है 1 + x² dx। लॉग के अंदर 1 + x² लिखा हुआ है। अब यहाँ दिख रहा है एक ही फंक्शन है, एक नहीं, इसको फर्स्ट मान लेंगे और 1 लेके इसको सेकेंड मान लेंगे और फिर वही तरीका फर्स्ट सेकेंड का फार्मूला पूरा लगाएंगे। फर्स्ट बार इंटीग्रेशन सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन d/dx फर्स्ट log 1 + x² इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड, फिर पूरे का इंटीग्रेशन ये ले लिया है। पूरा उसी तरीके से करना है। log 1 + x² dx इंटीग्रेशन x आ गया, d/dx log x का होता है 1/x। चैन रूल से 1 + x² का फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का 0, x² का 2x, dx इंटीग्रेशन x, अब पूरे का dx। अब ये 2x² अपॉन 1 + x² बन जाएगा। इंटीग्रेशन जैसे ही सॉल्व हो जाए तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट +c जोड़ देते हैं। एक इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया है तो यहाँ +c इंटीग्रेशन कांस्टेंट को ऐड कर दिया है। अब इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। जो आगे x log 1 + x² तो लिखा ही हुआ है, 2 हमने बाहर कर लिया अगर उसको, तो इंटीग्रेशन में x² अपॉन 1 + x² दिख रहा है। अब ये कैसे सॉल्व होगा, x² अपॉन 1 + x², इसमें एक ऐड कर देंगे एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। x log 1 + x² माइनस 2 तो हम बाहर रहने देंगे, इंटीग्रेशन में अलग अलग कर लिया जाए। x² + 1 को 1 + x² के साथ अलग कर लेंगे, डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 1 के साथ इसको अलग कर लेंगे, इतना ये बनेगा। अब इसके बाद x log 1 + x² माइनस 2 इंटीग्रेशन dx, और 2 का इसमें माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 + x² +c तो यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि पहले इंटीग्रेशन एक सॉल्व हो गया है तो +c लिखते हुए चलेंगे उसमें। अब ये बिल्कुल सॉल्व हो ही चुका है। x log 1 + x² माइनस 2 dx का x हो जाएगा +2 और dx अपॉन 1 + x², ये किसका फार्मूला है, tan इनवर्स x का, +c, ये इसका आंसर आ जाएगा।
ये फर्स्ट सेकेंड सॉल्व हुआ है, बिल्कुल उसी तरीके से किया गया है। बस यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया और दोनों को अलग अलग कर लिया है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ अलग कर लिया और -1 के साथ अलग कर लिया। तो ये पूरे एक ही जैसे हैं, तो उधर 1 आ गया, 1/1 के साथ अलग कर लिया। अब ये समझना होता है कैसे सॉल्व करना है। वैसे इसको डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते थे तो वो भी आ जाता है, लेकिन 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट, ये तरीका थोड़ा इसका ध्यान रखना। 1 ऐड करने वाला सब्ट्रैक्ट करके इसको अलग अलग करके फिर 2 इंटीग्रेशन ये बन गए, तो दोनों उससे सॉल्व हो गए। पहले वाला तो पहले ही सॉल्व हो चुका था, डी एक्स का एक्स हो गया और डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका फार्मूला होता है? ये tan इनवर्स एक्स का होता है। ये इसका आंसर इतना आ गया। तो ये फर्स्ट सेकेंड के जो क्वेश्चन है इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें काफ़ी क्वेश्चन है उस तरीके से, यहाँ तक इसको नोट कर लो।